जनाब, आप लोगों को पता ही है कि एक हिजरत एक ऐसी चीज़ होती है जब किसी भी जगह पर लोग या तो रोजगार की तलाश में या उनके हालात इस तरह के हो जाते हैं कि वहाँ पर उनकी या तो जान को खतरा होता है या फिर किसी मकसद के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उसे हिजरत करना कहते हैं। और आम अल्फाजों में अगर कहा जाए तो लोग इमिग्रेशन करते हैं किसी दूसरे ममालिक में आजकल के ज़माने के लिहाज से। तो जो यूरोपियन ममालिक हैं या वेस्ट के जो ममालिक हैं वो बेसिकली इमिग्रेशन को अलाउ करते हैं। किस क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर वो अलाउ करते हैं डिफरेंट लोगों को कि वो वहाँ पर आएँ। वो तालीमी तौर पर भी जा सकते हैं, वो वहाँ पर अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं और उनको इमिग्रेशन वहाँ पे हासिल हो जाती है जहाँ पर उनको अहीम शहर और दूसरी जो होती हैं वो मुहैया की जाती हैं। हमने देखा कि पिछले तकरीबन 10 से 20 साल के अरसे के अंदर इमिग्रेशन के मामला बहुत ज़्यादा तवातुर में बढ़ते चले गए और एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जो कि यानी एशिया, साउथ एशिया की जानिब से लोग गए और वेस्ट की जानिब उन्होंने मूव किया। यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में और फ्रांस और इस तरह की दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जाकर रहना शुरू हुए और उन्होंने वहाँ पर इमिग्रेशन ली। लेकिन जब आप इतने बड़े तादाद में लोगों को अपने ममालिक में लेकर आते हैं जहाँ पर बज़ाहिर तो ये समझा जाता है कि जनाब यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, यहाँ पे आबादी की कमी है, यहाँ पर ऑड जॉब्स करने वाले, ऑड जॉब्स के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा कि वहाँ पर लोग चाहिए होते हैं। तो उसके साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जाते हैं तो उसके साथ कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। तो क्या मसाइल होते हैं, किस तरह से उनसे नवतरमा करना पड़ता है हुकूमतों को और उसके लिए हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसी तनाजुर में आजकल वेस्ट में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के हवाले से मामला, और वो क्या मामला हैं इसके ऊपर मैं सलमान भाई से कहूँगा कि वो रोशनी डालें। सलमान भाई, हमारे माशरे में भी देखा गया है कि भाई इमिग्रेशन, हमारे मुल्क के अंदर इमिग्रेशन लोग जो है ना बड़ा एक कैची वर्ड है, एक बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करता है लोगों को क्योंकि हमारे यहाँ के हालात इस तरह के हैं। लेकिन जो वेस्ट में जो ममालिक हैं जो कि इमिग्रेशन को अलाउ करते हैं, बाहर से लोगों को अपनी मुल्क के अंदर जगह देते हैं, तो आपके ख्याल में क्या उनको अब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होना शुरू हो गए हैं? जी। हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। मैं इसको ज़रा ब्रेक डाउन करता हूँ पहले। तो ये तो आपकी बात सही है कि मतलब वेस्ट जो है, जो कलेक्टिवली वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शामिल है, जैसा कि आपने कहा, वहाँ पे ये क्राइसिस जो है वो काफ़ी अरसे से ब्रू हो रहा था, लेकिन इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक से अब आप देखते हैं कि वेस्टर्न यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो पॉपुलिज्म जो है ना वो आया है। अब पॉपुलिज्म बता देता हूँ क्या है, जिसको हम आमतौर पे पॉपुलिज्म बोलते हैं या फार राइट की जो है ना वो पार्टियां बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो इंडिजिनियस लोग हैं, मतलब जो वहीं के लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उनकी पहले जो एस्पिरेशंस हैं उसका ख्याल रखते हुए जो है, या आम आदमी जो है वहाँ का, जो मिडिल क्लास लोग मिडिल, उसका ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़े। अब जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर हैं वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर इमिग्रेंट्स वहाँ आ जाएंगे तो उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स होंगे, वो सबसे मेजर फैक्टर है। उसके अलावा ये है कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में अब आप देखेंगे, ये तो है एक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा हुआ है, ब्रू हो रहा है और सब कुछ आपको पता ही है। लेकिन आप इससे एक स्टेप पहले जब तक नहीं जाएंगे आपको समझ में नहीं आएंगे इसके मुहर्रिकात क्या हैं। और इसके मुहर्रिकात ये हैं कि अहमद, पहले तो आप ये सोचें कि ये क्यों हुआ, कि मतलब कोई अपनी जो मदरलैंड है, जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ उसने बचपन गुजारा है या सब कुछ है, वो छोड़ के किसी और मुल्क क्यों जाता है। इस सवाल का जवाब बड़ा जरूरी है, वरना आपको इमिग्रेशन समझ में नहीं आएगी। और साउथ एशिया से जो आपने बात किया, इसी जमन में मैं ये बात भी बोलता हूँ कि साउथ एशिया से या अफ्रीका से जो इमिग्रेशन हो रही है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक इमिग्रेशन है। ठीक है ना, लोग अपनी बेहतर जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। अब देखें, अब आ जाए आप 15वीं 16वीं सदी में, जब ये कॉलोनाइजेशन शुरू हुई और कॉलोनियाँ बनना शुरू करी। आपको पता ही है, पोर्टुगीज हैं, फिर स्पेन है, फिर डच लोग निकले, यानी नेदरलैंड के। फिर ताजे बर्तानिया को आपने देखा कि यूनियन जैक जो है वो ऑलमोस्ट ऑल जगह पे वो जो है ना वो वेव कर रहा है। और उसके बाद फिर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन इन्फ्लुएंस देखा, जो हेजेमनी देखी, और इस तरीके से। अब आप ये बात समझें कि, और ये बड़ा जुमला बड़ा मशहूर है जो इमिग्रेशन को सपोर्ट के लिए कहा जाता है, कि दे वर देयर, यानी कॉलोनाइजेशन के दौर में दे वर देयर, दैट्स व्हाई दे आर हियर। अब जो इमिग्रेशन वाले हैं वो हियर यहाँ पर इसलिए हैं कि आप लोग वहां थे उस वक्त।
जब कॉलोनाइजेशन के तौर पे, अब आपने वहां गए, आपने अपने सलीके सिखा दिए, अपनी जबानें सिखा दी उन उन लोगों को। तो अब मैं आपको बड़े सगीर की मिसाल देता हूँ, सबसे आसान है क्योंकि हम रिलेट भी कर सकेंगे आराम से, कि अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आता और अपने तौर तरीके नहीं सिखाता, ठीक है, और हमें छुरी कांटे से खाना खाना नहीं सिखाता, और हमें सूट पहनना नहीं सिखाता, और हमें इंग्लिश बोलना नहीं सिखाता, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग जो उनसे इंस्पायर होके या इम्प्रेस होके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इमिग्रेंट बने हुए हैं, वो इतनी तादाद में हो ही नहीं सकते थे। उन्होंने आके पहले ये काम किया, और सब कॉलोनियल पावर ने ये किया कि जहां भी उन्होंने कॉलोनी बनाई, पहले वहां के कल्चर को डिग्रेड किया। कहा कि यार ये तो तुम्हारा कोई कल्चर ही नहीं है, ये क्या कल्चर है। और जो कॉलोनियल पावर का कल्चर है वो सुपीरियर है, तो उन्होंने उसको पहले उसको इम्पोज किया उस लोकल पॉपुलेशन पे, और फिर उन्होंने जो क्या किया, कि जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि जब कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। तो वो जो जो बेचारे कॉलोनाइज लोग थे, उन्होंने जब वो हंस की चाल चलना शुरू करी, तो वो अपनी चाल भी भूल गए। ठीक है। अब आप ऐसी स्टेट में हैं वहां के लोग कि ना वो पूरे मतलब क्या नाम है, अपने आप को वहां का बोल पाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और ना वो अपने आप को जो कॉलोनाइजर है जिसने अपना कल्चर इम्पोज किया है ना उसके साथ 100% रिलेट कर पाते हैं। और एक और बात बता दूं, इन दी एंड कॉलोनाइजर जो हैं, जो आपकी कॉलोनियल पावर्स हैं, वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने इक्विवेलेंट। ये बात आप दिमाग में बसा लें। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये है परवाह, क्योंकि ये है मतलब मैंने जो स्टेज सेट किया है कि वो वहां गए, तो यहाँ पे इमिग्रेंट जो है आ गए, अब इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मैं उसमें जो एक फर्दर बाइफर्गेशन हुई हुई है कि एक तो ओवरऑल जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ माइग्रेशन हो रही है, और अब ग्लोबल साउथ की टर्म भी आ गई है, वो मैं बाद में आता हूँ जियो पॉलिटिकल टर्म्स पे। ये बात आपने कर दी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यूरोप में आपने देखा कि पॉपुलिज्म उभर रहा है। पॉपुलिज्म क्या है, और जो फार राइट की तंजीमें आप देखें, 4 कंट्रीज में तो बाकायदा वो आके बैठ गए पावर में। इटली में मिलोनी आप देख रहे हो, बड़ा उसको आजकल सराहा जा रहा है, जो मिलोनी है वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है। चेक रिपब्लिक में, हंगरी में विक्टर ऑर्बन बहुत अरसे से हैं। ठीक है जी। और बेल्जियम में, ये 4 जगह तो फार राइट पॉपुलिस्ट लीडर आ चुके हैं बरसर इक़्तिदार। इस तरह आप जर्मनी में देखें, जो चांसलर मर्ज आए हैं, वो कहने को तो फार राइट नहीं है, लेकिन उनको पूरी सपोर्ट फार राइट की हासिल है कि डिपोर्टेशन करने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, यानी उनका भी टिल्ट अब वहां पर हो रहा है कि वो उसकी तरफ चले जाए। यूके में नाइजल फराज, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी, टोनी रॉबिन्सन, अभी जो नया रिसेंट फिनोमिना है, सबसे बड़ा उन्होंने एहतजाज किया लंदन में। आपको पता है क्या उनकी जो है वो डिमांड्स थी, ठीक है ना। सिर्फ वो साउथ एशियंस के खिलाफ नहीं है, अफ्रीकन के खिलाफ नहीं, वो जो भी इमिग्रेंट आ रहे हैं सबके खिलाफ है, लेकिन स्पेसिफाई वो आपको कर रहे हैं। और टोनी रॉबिन्सन की तो तकरीर में आपने पाकिस्तान का नाम भी सुन लिया, ठीक है ना, तो वो तो पिन पॉइंट अप कर रहे हैं आपको। तो अब वो ये कहते हैं कि भाई आप पहले तो आप जॉब्स हमारे ले रहे हो, यहाँ पे जो जो नेटिव पॉपुलेशन है उसको जॉब नहीं है, और आप आके जॉब्स ले रहे हो। और दूसरी बात ये है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नीचे होता चला जा रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उनको मेंटेन करना है, और वो अब नीचे इसलिए होता जा रहा है कि जब बाहर से इमिग्रेंट आते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और वही इदारे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीजें हैं, हाउसिंग है, वो फिर क्या हो जाता है, वो डिमांड में आ जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी बोझ पड़ता है। आप बर्तानिया में एनएचएस को देखें, अमेरिका में देखें, जब पॉपुलेशन आएगी उन पे प्रेशर पड़ेगा तो लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स की क्यू लग जाएंगी, पता है ना आपको। तो वो फिर इस सबसे परेशान हो रहे हैं लोकल पॉपुलेशन, और वो कह रहे हैं कि इनको, लेकिन पहले उन्होंने, अब जाहिर सी बात है, जो मैं इलीगल इमिग्रेशन की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो फिर आप हटा दो, डंकी और ये सब कुछ, ये तो साइड में रख दो। जो लीगली आप उसको किसी इमिग्रेशन वाले को अलाउ कर रहे हैं कि आ जाओ भाई, और वो आ रहा है वीजा लेके, प्रॉपर वीजा लेके आ रहा है, तो उसमें तो आपने पहली बार आपने उसको वीजा क्यों दिया, अगर आपको जरूरत नहीं थी तो। आपने उसका भी पैसा खर्च कराया, वक्त जाया कराया, एनर्जी जाया कराई। अब वो जब आ गया है तो अब आपको एहसास हो रहा है कि बहुत सारे हो गए हैं और अब हमारे जॉब्स को वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी तो प्लानिंग में मसला था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वो जब आ गए हैं, जब वो आ गए हैं तो वो काम करेंगे, और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वेजेस जो हैं वो नीचे हो गई हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में चलता है गेम, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। तो वो कम पे काम कर लेते हैं, तो वो भी उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न यूरोप में हमने देखा कि पिछले 2-3 डेकेड्स में क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी और जो नेटिव पॉपुलेशन थी, वो अलाइड नहीं थे इमिग्रेशन के मामले में, जिसकी वजह से ये क्राइसिस ब्रू हो गया और खड़ा हो गया, आपके सामने आके खड़ा हो गया। अब क्या है, मास डिपोर्टेशन की बातें हो रही हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपको पता है, ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है
कि जहाज के जहाज भर के वो लोगों को भेज रहे हैं। पहले तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया इमिग्रेशन का, और ऊपर से फिर वो जो ऑलरेडी आ गए हैं लोग उनको भी भेज रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ऑलरेडी लोग थे वहां पे और जो पाथवे जिनको मिला हुआ था सिटीजनशिप का या ग्रीन कार्ड का, उसको भी वो रोक रहे हैं कि अगर कोई मसला है तो उसको भी भेजो वापस। तो कहने का मतलब अब सख्ती से सख्ती होती जा रही है। और यूरोप में भी आप देखें इसी तरह के मामला आ रहे हैं, और यूके में भी अभी आपने रिसेंटली देखा कि बाकायदा मुजाहरे हो रहे हैं कि इनको इनको लेके जाएं आप। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने कॉलोनाइज करके उनको इंस्पायर और इम्प्रेस करके तो बुलवा लिया यहाँ पे, ठीक है जी। और उनके कंट्रीज, अब दूसरा एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये तो कॉलोनाइजेशन वाला मामला हो गया। दूसरा आपने एक और काम किया पोस्ट कॉलोनाइजेशन एरा में, जिसमें आप रीसेंट पास्ट में आ जाएं, 1960 और उसके बाद से आ जाएं। आपने क्या किया, आप जाते थे कंट्री में, उसको वॉर टोन बना देते थे, कंट्री वॉर टोन हो जाता था, डिसफंक्शनल हो जाता था। उसके बाद अब उनके लोग क्या करें। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, ठीक है जी। ये लोग और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, जब वो वॉर टोन हो गए मेरे भाई, तो अब उनकी पॉपुलेशन जब डिसफंक्शनल हो गया पूरा सिस्टम, अब वो कहाँ जाएंगे। तो फिर अब यूएन के चार्टर के थ्रू अब उनको अब वो एज ए रिफ्यूजी, अगर करंट वॉर चल रही है तो रिफ्यूजी, अदरवाइज अजाइलम सीकर या इस तरह के लोग वो आएंगे आपके पास, और आपको उनको अकोमोडेट भी करना है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम नेटो का मेंबर होते हुए जाएंगे, वॉर टोन भी करेंगे जहाँ चले जाएंगे, लेकिन उनकी आबादी अब हमें नहीं चाहिए। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि पहले तो आपको जाना नहीं चाहिए था उस कंट्री पे वॉर टोन बनाने के लिए उसको। और अगर आपने उसको वॉर टोन बना दिया है, तो फिर उसकी पॉपुलेशन को अब आप बेयर भी करें, बर्दाश्त भी करें। अब आप बर्दाश्त इसलिए लिए कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया, एक अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको दिया, कि जॉब्स उनकी खा रहे हैं, और मतलब उनको ऐसा लग रहा है उनकी जॉब छीन रहे हैं, या कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उनके हेल्थ के मामला पे असरअंदाज। दूसरी बात जो वो ये है यूरोपियंस और वेस्टर्नर्स को ये बात खटक रही है कि ये लोग यहाँ पे आके कल्चरली इंटीग्रेट नहीं होते हमारे साथ। अब ये जो तुम बोल रहे हो ना कि कल्चरली इंटीग्रेट, ये अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ओवरऑल जो ईस्टर्न कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से अलग है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये कोई अनडिस्प्यूटेड बात है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। फैमिली सिस्टम बिल्कुल अलग है ईस्ट में, और इसमें मैं अभी रिलीजन को भी लेके नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्कुल अलग है, वेस्ट में अलग है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि वहां आके ये लोग मतलब इंटीग्रेट नहीं होते। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वो वेस्ट में आके ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब वो ईस्टर्न वैल्यू है, वेस्ट इससे नाचना है, ठीक है जी। मतलब जो आपको पता है ना कि बेबी बूमर्स वाला हिस्सा छोड़ दो, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले के बाद वाला वेस्ट में, बाकी तो उन्होंने देखो आप 70s 80s के बाद तो क्या रेट है उनका बर्थ रेट, आपको पता ही है, गिरता चले जा रहा है, गिरता चले जा रहा है। तो हुआ ये कि अब वो कहते हैं कि ये छोड़ो आप, इसके अलावा आप हमारे कल्चर में इंटीग्रेट का मतलब ये है कि आप फुली इंटीग्रेट हो जाओ, यानी अपनी वैल्यूज को छोड़ दो बिल्कुल। अब वो कोई भी ईस्टर्न कल्चर आपको पता है कि इतनी आराम से उसकी वैल्यूज को, एक ग्रोन अप आदमी है जो 25 साल 30 साल की उम्र में इमिग्रेशन करके जा रहा है, जिसकी पूरी वैल्यू सेट हो चुकी है, अब आप उसको बोल रहे हो कि यार आप अपनी सारी वैल्यूज छोड़ दो और इंटीग्रेट हो जाओ फुली। आप खुद बताओ ये कितना मुश्किल है उस बंदे के लिए भी इंटीग्रेट होना फुली। अब उसमें जो मुसलमानों के लिए खास अलग से उन्होंने बोला है कि बाकी लोग तो चलो हम किसी तरीके से उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल भी इंटीग्रेट नहीं होते। मुसलमानों के लिए उन्होंने बोला है कि ये तो बिल्कुल भी इंटीग्रेट नहीं हो रहे। अब आप ये अब इस फिनोमिना को समझें, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में ज्यादातर जो लिबरल, जो सेकुलर लिबरल गवर्नमेंट होती है, और वो चाहते हैं कि आप रिलीजन को तो साइड में कर दो ना यार पहले, और फिर बात करते हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम, चाहे वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या ना हो, आपने देखा होगा प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, वो अपना जो इस्लामिक हेरिटेज है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। एब्सोल्युटली। आप देख आप देखो टाइम स्क्वायर पे जो है वो देखें, वो देखते हैं कि तरावी हो रही है टाइम स्क्वायर पे बिल्कुल नीचे, ठीक है। आप लंदन में देखते हो, वो इजाजत लेते हैं, ये नहीं कि वो बगैर इजाजत के लेते हैं, वो प्रॉपर बेचारे इजाजत लेके सब कुछ लोकल अथॉरिटी से फिर वो वहां पे इवेंट करते हैं। लेकिन फुटेज जब आती है आपको बताते हैं यार ये देखो टाइम स्क्वायर के नीचे ये देखो तरावी पड़े, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां की जो लोकल अथॉरिटी है उससे इजाजत लिए बगैर वो वहां पे खड़े भी हो जाए। तो उनका आपको वो परसेप्शन दिया जाता है, ठीक है, कि इंटीग्रेट नहीं होते। वो कह रहे हैं यार हम हमें इंटीग्रेट नहीं होना, हम अपनी वहाँ कम्युनिटी का मामला है ना, हम कम्युनिटी बन के रहेंगे, रूल अबाइडिंग सिटीजन है, हम कोई रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं, हम रूल अबाइडिंग सिटीजन बन के रहेंगे हम। और आपको पता है 90% लोग इकोनॉमिक माइग्रेंट है, वो तो कह रहे हैं हम तो यार रोजी रोटी के लिए आए हैं भाई, और अब अपनी चीज करेंगे, और हो सकेगा तो चले जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर यहीं रह जाएंगे।
हमें ये भी श्योर नहीं है। और जिस तरीके से लॉ बदल रहे हैं आजकल, तो आपको तो पता है किसी को भी श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है ये बात, ये किसी को कब उठा के डिपोर्ट डिपोर्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है अहमर, कि ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। इसका सोल्यूशन, अब आ जाओ आप सोल्यूशन की तरफ, बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन ये था कि अफ्रीका और एशिया, जो खासतौर पे साउथ एशिया और ये जो फार ईस्ट एशिया, जहाँ पे ये सारा ज्यादातर माइग्रेंट हमारा जो फ्लक्स इन्फ्लक्स आता है, आपने यहाँ पर इन डेवलपिंग कंट्रीज को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, अंडर डेवलप कंट्रीज को। आपने इनको कभी अपने पाँव पे खड़ा होने ही नहीं दिया। अब आप मुझे पूछें कि कैसे नहीं खड़े होने दिया? भाई आपका कंट्री आप चलाओ, नहीं। पहला ब्रेटन वुड में आपने जो एग्रीमेंट किया 1945 में, मतलब 44 में हुआ बेसिकली मैनहट्टन में, मतलब ऑलमोस्ट जो वॉर है कंक्लूड हो रही थी, सेकंड वॉर, आपने अपनी तरफ से वही रिच कंट्रीज बैठ के आप अपना मॉनेटरी सिस्टम बना लेते हो और हमें बस इंटीमेट कर देते हो। हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में। आप बात समझो ये बात। आप पहले से ही एक्सचेंज रेट बना देते हो। आपको पता है 280 रुपए का रेट आपको क्यों है? किसी ने कभी सवाल किया कि 280 रुपए का क्यों हो गया भाई डॉलर? 1 रुपए का, 1 रुपए का 1 डॉलर क्यों नहीं है? एब्सोल्युटली यही ऐसे। यही मेजर वजह इकोनॉमिक माइग्रेंट है ना। अब ये हम यही तो बात कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं? हम बस एक बैंड वैगन में सवार हो गए हैं कि यार अब इमिग्रेशन करो, जाओ यहाँ से। ठीक है ना, यही है ना सोच। वो जैतून इंस्टीट्यूट के हेड हैं शेख हमजा, उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे तो पाकिस्तान और इंडिया से भी थे। तो उन्होंने कहा कि हर बंदे की जिंदगी का मकसद होता है। तुम लोगों की जिंदगी का मकसद सिवाय अमेरिका की इमिग्रेशन लेने के और क्या था? ये बताओ। तो तो सच बात है। पाकिस्तान की, इंडिया की और बांग्लादेश की सोसाइटी में अगर किसी को वेस्टर्न किसी डेवलप कंट्री की इमिग्रेशन मिल जाए तो ऐसा लगता है कि वो दुनिया का कामयाब तरीन आदमी हो गया, उसने कामयाबी देख ली। सीढ़ी लेकिन तय कर ऐसा ली नहीं। कामयाबी की। यही यही आपने सिंबलिज्म बनाया हुआ है ना, कि भाई ये पासपोर्ट उसका का कलर उसने चेंज कर लिया, दैट्स इट, हो गया उसका काम, अब वो कुछ भी करता फिरे। लेकिन आपको भी पता है ये बात, और मुझे भी पता है ये बात, ये कोई सक्सेस नहीं है। हमें भी पता है ये कोई सक्सेस नहीं है। ठीक है ना, ये कोई गारंटी नहीं है। ये है कि आपने अपना एक स्टेटस बदल दिया, इकोनॉमिक स्टेटस बदल लिया, दैट्स इट। यहाँ तक का है ना मामला, इससे आगे तो नहीं है। सक्सेस का ये डेफिनेशन ये नहीं है। बल्कि वो खुद बोलते हैं, जो आपको दे रहे हैं पासपोर्ट, वो भी बोलते हैं कि भाई ये कौन सी सक्सेस की डेफिनेशन तुम लोगों ने बना ली है, ये तो कोई नहीं है। लेकिन है, परसेप्शन है, कोशिश भी है, सब कुछ है। और उसकी वजह तो कहने का मतलब ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, और फिर उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी बोलते हो आप डेरोगेटरी टर्म में। कैसा लगेगा आपको? कोई किसी को बोलेगा तू थर्ड ग्रेड आदमी है, बिल्कुल। बोलते हैं ना। और ये मेन स्ट्रीम का वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यूं बोलते हैं बिल्कुल। आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो थर्ड, किसी ने सोचा थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बन क्यों किया भाई वैसे? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री भाई ऐसे बन गया कि जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रखेगा। हमने आईएमएफ की बात की है पिछले प्रोग्राम में अहमद। हमने आपको बताया आईएमएफ ने कभी किसी मुल्क को उठने में मदद नहीं की, बल्कि उल्टा डेट ट्रैप में जाने में मदद की है। आपके इदारे उस पे ऐसी कदगन लगाते हैं। अच्छा आप बताओ, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट है, आप देखो, फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट में बेचारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री रॉ मटेरियल भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। डेवलप कंट्री क्या कर रहा है? उसे प्रोसेस कर रहा है, फिनिश गुड बनाता है, वही कंटेनर वापस आता है। और एक ही कंटेनर का साइज है, आप भर के बेचते हो, उसकी कीमत है $1000, जो अंदर का माल है। जो कंटेनर बाहर से आ रहा है भाई, वो $1,00,000 का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस किया, फाइनल प्रोडक्ट बनाई, आपको दे दिया, और आपने रॉ मटेरियल बेच दिया। तो वो एक्सपर्टीज आपने कभी नहीं दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। हमेशा शराइत पे उसको रखा, हमेशा कर्जों के तले उसको दबा के रखा, डेट सर्विसिंग करवाते रहे उससे, ठीक है ना, रीपेमेंट करवाते रहे सूद के साथ। कभी उसको खड़े होने का आपने मौका ही नहीं दिया। फिर नहीं सलमान एक्सचेंज भाई, रेट आपने। सवाल एक ही है मेरा, माजरत मैं आपकी बात का कता कलामी के लिए माजरत, मैं जानना ही चाहूंगा कि अगर एक तरफ अगर वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको बोलते हैं, जिनको उन्होंने डेवलप होने नहीं दिया, तो इमिग्रेशन के इन तमाम मामलात में जहाँ पर वो जो भी इमिग्रेंट हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम निकाल दें, उसको रिड्यूस कर रहे हैं या अपनी जो इमिग्रेशन कवानीन है उसके अंदर तब्दीली कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उन तमाम लोगों पर आएगा जो कहीं ना कहीं किसी और कंट्री से वहाँ पर या तो लीगली इमिग्रेंट हैं या फिर इलीगली तौर पर आए हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो कि वहाँ पर ऑड जॉब्स करते हैं या फिर अगर अपने स्टेटस की वजह से उन तमाम तर चीज़ों को झेलते हुए बगैर किसी प्रॉपर सर्विसेज के या हेल्थ केयर सर्विसेज के वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अगर वो उन तमाम तर लोगों को निकाल देंगे तो वहाँ पर काम कौन करेगा उनका? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, और अच्छा हो तुमने ये सवाल किया।
देखो कौन काम कौन करेगा, और आपने उनको इजाजत इसलिए दी थी आने की कंट्री में क्योंकि आपको जरूरत थी, ठीक है ना। जैसे एब्सोल्युटली। आप जैसे आप ये बोलते हो ना, और जॉब या ये नॉर्मल चोर्स जो होते हैं, डे टू डे चोर्स, रूटीन चोर्स जो होते हैं, उसके लिए आपने बुलाया था इनको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, इन्होंने आपको बुलाया था और सारा जो ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो कचरा काम जो था ना, जिसमें आप बोलोगे एक्सपर्टीज यूज नहीं होती, उसके लिए आपने ये थर्ड सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आपने बंदे बुला लिए और उनसे काम कराया। अब क्या हुआ है, और इन्होंने अपने लिए काम पता है क्या रखा था, अपने लिए क्रीम वाला काम रखा था। क्या मतलब, ये मल्टीनेशनल्स में ऑफिस में बैठते थे, ठीक है जी, और व्हाइट कॉलर जॉब करते थे और डिसीजन मेकिंग जॉब्स पे थे। अब हुआ ये है कि एआई आ गई अहमद। एआई ने बोला एक मिनट, जी। मैं तो टॉप टू बॉटम शुरू होंगी, मैं बॉटम टू टॉप नहीं जाऊंगी। पॉइंट टू बी नोटेड। एआई आ रही है टॉप टू बॉटम, तो एआई पहले जो जॉब्स खत्म करेगी वो कौन सी करेगी, वो व्हाइट कॉलर जॉब खत्म करेगी, ब्लू कॉलर जॉब खत्म नहीं करेगी। पहले पहले आपको भी पता है ये बात, वो व्हाइट कॉलर जॉब खत्म करते हुए आ रही है। डिसीजन मेकिंग वाले, एनालिसिस वाले, प्रोसेस वाले, ये वाले वो वाले, क्लैरिकल वर्क, ये सब जाएंगे, है ना, जाएंगे ना, कस्टमर सर्विस, ये ब्लू कॉलर पे वो आखिर में आएगी। तो अब जो गोरे हैं जिसको सो कॉल्ड आप वेस्टर्नर्स बोलते हो, वो क्या है, उनकी जॉब्स जाती हुई हमको नजर आ रही है। आप बिग फोर की स्टैट्स देख लें, 25-25, 30-30% ले ऑफ है। समझ रहे हो बिल्कुल आप, ऐसे। अभी तक हो चुका है, जबकि अभी तो एआई अपनी, जिसे आप एजेंटिक एआई बोलते हो, वो तो अभी आई ही नहीं है अपनी फाइनल फॉर्म में, और उसमें हाल ये है कि 20 से 25% जो है वो भाई, जो है वो ले ऑफ शुरू हो चुके हैं बिग फोर में, आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है उनको नजर आना शुरू हो गया है कि फ्यूचर क्या है, कि हमारी तो जॉब जा रही है, हम क्या करेंगे। मतलब वो अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई, इजी टारगेट क्या है, पंचिंग बैग क्या है, इजी टारगेट क्या है जिसको हम मार सकते हैं, वो ये है इमिग्रेंट बेचारे। तो इनको बोलो कि भाई आप जाओ, ताकि हमें लेकिन जॉब एक मिले। ताकि हमें जॉब मिले, ठीक है जी, भले ही कम वाली भी मिले, लेकिन मिले, मिले तो सही ना, तो वो मिले। लेकिन जो जो जहां से, जिन कंट्री से इमिग्रेशन हो रही है, उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि यार अपने कंट्रीज में हालात ऐसे बनाए हैं, साजगार कर दें कि भाईजान कुछ लोग जो है वो यहीं पर ही बेटर ऑफ हो जाएं। लेकिन नहीं, आपके यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हुक्मरान होते हैं, उनको भी कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए वहाँ करप्शन भी ज्यादा है, आपको पता है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी वीक है, ठीक है, इसलिए। और वो डेवलप नहीं होने देते, डेवलप कंट्रीज इनको कभी डेवलप नहीं होने देते, और ये खुद भी डेवलप होना नहीं चाह रहे। तो ये नहीं है कि वो मुनीर नियाजी नहीं कहते थे कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सा, कुछ सानू भी मरने का शौक सी, कि शहर के लोग भी जालिम है, कुछ हमने हमें भी मरने का शौक है ना, मतलब। बिल्कुल ऐसे। तो ये दोनों तरफा वाक्य है, वो भी ये नहीं बोलिएगा कि हमें सिर्फ मरने का शौक है, नहीं। वो लोग भी, अगर आप सही मानों में स्ट्रेटेजिकली देखें, पॉलिसी के एतबार से, तो वो आपको कभी भी उस पोजीशन में जाने नहीं देते कि आप उनके साथ आगे खड़े हो जाए। और इसकी मिसाल इंडिया है। इंडिया ने काफी एफर्ट करके अपने आप को बिल्ड किया, लेकिन देखें अब जो मौका आता है वेस्ट के पास, वो उसको डिमीन करने की कोशिश करता है कि आप कभी बराबर नहीं हो सकते हमारे बेटा, आप जो भी कर लो आप बराबर नहीं हो सकते हमारे। अब उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है, रेसिज्म भी है वन ऑफ द फैक्टर, और बहुत सारी चीजें हैं। चर्चिल चर्चिल के आप जो है ना वो देख लें कि वो क्या बोलता था हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में और कंबाइंड हिंदुस्तान के बारे में। मतलब जो उनके जो रेसिस्ट स्लर्स हैं, वो अगर आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अभी भी वही सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया है कि उनको थोड़ा दबा दिया है उन थॉट्स को, लेकिन स्टिल अंदर से आप जाके पूछोगे तो वो यही है अभी। ज्यादा दूर की बात नहीं है, टोनी रॉबिन्सन वाला आप देख लो जाके, जो अभी उसने रिसेंटली सितंबर जी में जी। वो किया है लंदन में, वो आपको वहां पे जो खिताबात सुन लें आप, वो क्या बात कर रहे हैं। टोटल ऐसा लग रहा है कि कोई रेसिस्ट जो है ना, वो बिल्कुल तकरीब मुनक्किद की है उसने, और सारे आगे अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। साउथ एशियंस को भी वो कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, स्लैंडर कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को भी कर रहे हैं। उनको ये पसंद ही नहीं है, बेसिकली उनको ये लोग पसंद ही नहीं है। आप ये बात समझ लें, उनकी मजबूरी ही थी कि उनको वही चोर काम के लिए उनको रखना पड़ गया, वरना मैं आपको बता रहा कि वो चोर काम के लिए भी नहीं रखते थे। ये बात हकीकत है हमारी, इसको आप मान लें, ये बात हकीकत है कि वो आपको नहीं करते। और आप आप देखें ना, यूरोप में क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई, और उनके पास जो फिग लीव है वो क्या है कि यार वो जो है ना, हमारी जो लोकल पॉपुलेशन की अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रो हो रही है। हालांकि लोकल पॉपुलेशन ये चोर काम करना नहीं चाहती, ये आपको भी पता है, ये चोर काम नहीं करना चाहती लोकल जी। पॉपुलेशन, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। फिर वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, फिर वो वजीफे पे जिंदा है, फिर वो ड्रग्स की। अब आप यूरोपियन कैपिटल, मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, यूरोपियन कैपिटल्स का कोई भी आप यूट्यूब पे उठा के वो देखें कि उनके यहाँ जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है, आपको पता लग जाए यूरोपियन मेन कैपिटल्स में ड्रग्स का क्या हाल है, और वो कौन लोग हैं जो ये ड्रग्स ले रहे हैं,
और उनका क्या हाल है, वो आपको पता लग जाएगा क्यों क्यों इस तरफ आ गए, अनएम्प्लॉयड हो जी। गए, काम नहीं करना चाहते, कुछ काम मिल रहा है काम करना नहीं चाहते भाई, वजीफे पे जिंदा है, ठीक है ना कोई उनको अलाउंस मिल रहा है उस पर जिंदा है, और फिर इस तरफ आते गए। कनाडा में ये बहुत, वैंकूवर वैंकूवर कनाडा में आप देख लें, फिलडेल्फिया यूएस में देख लें, बदतरीन हाल में है, अगर आप जाके जरा सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। नहीं सलमान भाई, जी एट द हाँ। सेम टाइम हमारे यहाँ भी, हमारे मुल्क के अगर हम हालात देखें तो जैसा कि आपने पहले भी गुफ्तगू का अपने हिस्सा बनाया कि किसी को भी अगर मौका मिलेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो कैसे भी करके मुल्क से बाहर चला जाए और अपने आप को इमिग्रेंट बना ले। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा भी है कि वो सियासी पनाहें भी जो है ना वो लेते हैं, सियासी पनाह गुज़ीन बन जाते हैं वहाँ पे, और अजाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके अंदर वो फेक नेम्स भी इस्तेमाल करते हैं और फेक एफआईआर भी इस्तेमाल करते हैं और पैसा खर्च करके वो मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये एक ट्रेंड भी देखा है आजकल। इनफैक्ट एफआईए काफ़ी मुतहर्रिक हुई हुई है और बहुत सारे लोगों को जो ज़्यादातर मजदूर तबका जो है, जो लोग अपनी रोज़गार की तलाश के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनको फेक वीज़ास वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफलोड किया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहिएगा जी? अब देखो अहमद, अगर इसको हम कनेक्ट करें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो अब देखो पाकिस्तानी अभी जो रिसेंट बिल्कुल आया है, पिछले प्रोग्राम से भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात करी थी कि पाकिस्तान की कुछ स्टेट्स बताए थे हमने जीडीपी के हवाले से। अब आप देखिए 7.2 पे अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है आपकी, ठीक है, 7.2% अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और पिछले 4 साल में 14 लाख बेरोजगार ऐड हुए हैं। जी। 14 लाख बेरोजगार ऐड हुए हैं, इसका मतलब है वो बेरोजगार उसको बोलते हैं जिसको जो काम कर सकता है, ये नहीं कि मतलब जो काम नहीं कर सकता, जो काम कर सकता है और उसको काम नहीं मिल रहा, वो 14 लाख ऐड हुआ। अब आपको कहाँ खपाएंगे अब उसको, कितने को आप बाहर बाहर भेज देंगे इसमें से, ठीक है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वहां पर भी हालात जो है ना वो सीधे बनाने हैं। दूसरी बात, आप ऑफलोडिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आप देखें बहुत सारी फैक्टर्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको कुछ सीधा सीधा। कुछ तो ये है कि यार पहली दफा वो जा रहे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की कोई मसले मसाइल हैं, तो एफआईए उसको ऑफलोड कर लेती है, ठीक है भाई, कि उनके पास प्रॉपर नहीं है। दूसरा ये है कि एफआईए को ऐसा लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कि शायद वो इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है, इस तरह का कोई मामला है। तीसरा ये है कि इलीगल माइग्रेशन ना हो, यानी पाकिस्तान से तो वो वैलिड वीजा पे जा रहे हैं किसी और कंट्री, फिर वहां से वो कहीं और कंट्री जो है ना वो कोई इलीगल माइग्रेशन का गेम ना हो, तो वो पहले से ही उसको शक करके उसको ऑफलोड करके आ लेगा। उसके अलावा क्या है, ईसीएल में किसी का नाम होता है आपको पता है, उसको भी मतलब सब कुछ होने के बावजूद वो कर लेते हैं। इसके अलावा स्मगलिंग जो होती है, ह्यूमन स्मगलिंग जैसे, या गुड्स की स्मगलिंग होती है, उसमें वो ऑफलोड करते हैं। तो ये तो मेन रीजन हैं। अब मसला ये है कि आप ये सवाल पूछो कि भाई मतलब ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है लोगों को, वो इसलिए करना पड़ रहा है कि आपने अपने मुल्क में वो हालात बनाए ही नहीं। भाई सब आदमी वाइट कॉलर जॉब नहीं करेंगे, आपने वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है, यानी जो हुनर वाली ट्रेनिंग होती है, वो इस कितने बारे में हम इंस्टीट्यूट बहुत बनाए हैं। बार बात कर चुके हैं, हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर आपने बहुत बार जिक्र किया इसका। और इतना कहते हैं नर्सिंग केयर, ठीक है, नर्सेस की इतनी कहते हैं बाहर, डॉक्टर्स की, ठीक है जी, प्लम्बर्स की, अच्छे वेल्डर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की, ये सब डिमांड में रहते ही रहते हैं। ये कुछ ऐसी प्रोफेशंस हैं हमारी, रहते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोफेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उनको ट्रेन करते और थोड़ा सा उनको क्या करते, थोड़ा सा उनको पॉलिश भी करते, उनको जरा जबान भी सिखाते जहाँ वो जाना चाह रहे हैं वो करें, और थोड़ा सा, और कभी कभी एफआईए से इस वजह से भी ऑफलोड कर रही है आजकल कि यार आप बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, और आपने ड्रेस कोड जो है आपका वो वहां से अलाइन नहीं है, आपने ड्रेस कोड कुछ और पहना हुआ है, और आप बोलो मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो कई कई बिल्कुल बेसिक सिंबलिज्म पे भी ऑफलोड कर रहे हैं वो। और आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में खास तौर पे वो जाके वहां भीख मांगते थे और बाकी चीजें करते थे। तो वो तो खैर जेन्युइन रीजन है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फिर कंट्रीज होते हैं वो पूरे पूरे शहर पे पाबंदी लगा देते हैं। फिर शहर से कोई बेचारा, उस शहर से जो स्पेसिफिक शहर से कोई बेचारा काबिल आदमी भी जाना चाह रहा है वो भी नहीं जा सकता। उसकी तो बदनामी होती है, बिल्कुल बहुत सही मुल्क बात है। मुल्क की बदनामी हो रही है। एंड आई ऑल्सो केम अक्रॉस विद फ्यू इंडिविजुअल्स हियर जो वाकई में मुझे मिले, मतलब ऑन द स्ट्रीट, एंड दे आर आस्किंग फॉर समथिंग। तो मैंने उनसे यही कहा साइड में ले जाके, ये नहीं कि सबके सामने साइड में, कि यार तुम ये कंट्री की बदनामी कर रहे हो भाई, और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बताते कुछ है, चाहिए उनको कुछ और होता है। अगर वो ये हो कि वो फंस गए, उनको वन वे टिकट लेके पाकिस्तान जाना है, तो उसका हर कंट्री में, हर गल्फ कंट्रीज में भी ऐसी निज़ाम बॉडीज मौजूद है। पाकिस्तानी मौजूद है। मैं खुद उसको किया हुआ हूँ, मुझे पता है। मुझे, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप 3 ढाई 3 4 लाख रुपए लगा के पहले यहाँ आते हो,
और मतलब ऐसे रिस्की ट्रिप पे, और उसके बाद फिर आप वहां से कलेक्ट करके जाते हो, तो ऐसे लोगों को अगर रोक रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी कुछ चीज़ ऐसी है जो बेचारे जो है ना वो कुछ लोग ऐसे भी ऑफलोड हो रहे हैं जिनको ऑफलोड नहीं होना चाहिए। मतलब वो बेचारे अब आप पहली दफा अगर जा रहे हो, वाकई में पहली दफा विजिट पे जा रहे हो, और आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से आपको बोल रहे हैं कि यार आप पहली दफा जा रहे हो सकता है आप आगे पीछे हो जाओ, हो सकता है आप कुछ और आपकी इंटेंट हो, तो महज चेक की बुनियाद पे भी ऑफलोड हो रहे हैं लोग। हम्म। समझ रहे हो बात? तो वो बेचारे फिर क्या है, उनको वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि लोग बाकी लोग जो सिंस जो करके आए हैं वहां पे उसकी वजह से उनको खमियाजा हुआ। तो ये वाले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेंज करनी पड़ेगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि 14 लाख आदमी 4 साल में ऐड हुए हैं, पिछले 10 साल में कितने ऐड हुए होंगे? आप उनको नौकरी ही नहीं दे रहे यार। आपके पास, और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मैं कनेक्ट करूंगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल छोड़ के यहाँ से जा रही है। और असल में प्रायोरिटीज का फर्क है ना सलमान भाई। वहां पर लोग जिनको जो काम करने चाहिए वो अपनी सारी एनर्जी तो कहीं किसी और जगह पे लगा रहे हैं, और उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा, वो एनर्जी भी सही नहीं लगा रहे। यहाँ देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम पहले तो मुझे समझ में नहीं आता ये हाइब्रिड सिस्टम क्या है। आप एक तरफ हो जाओ, ये कंफ्यूज नेशन बना दिया आपने, कंफ्यूज पॉलिटिशियन, सब कंफ्यूज। यानी क्या चाह रहे हो आप डिक्टेटरशिप चाह रहे हो तो प्रॉपर डिक्टेटरशिप ले लो भाई। आप प्रॉपर डेमोक्रेसी इंस्टॉल करना चाह रहे हो वो भी कर लो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तीतर और बटेर। और उसमें क्या है कि तुमने सही कहा कि तरजीहात कुछ और हो चुकी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी जगह में देखिए, अभी आर्ट काउंसिल कराची में प्रोग्राम हो रहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो सब। यकीन माने हर बंदा वहां पहुंच गया किसी तरीके से फोटो सेशन अपॉर्चुनिटी के लिए, कि यार कुछ तो करते हुए नजर आए हम। हालांकि उसका उनका किसी का कोई ताल्लुक नहीं था वहां से। वहां पर वहां के जो इंतजामिया है वो काफी है उनको डील करने के लिए। लेकिन बिल्कुल। हर बंदा पहुंच गया। और वो ये कि क्योंकि आप वाली बात, कुछ करने को है नहीं ना, कुछ क्या करें, अपना डोमेन तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसा करते हैं कि जहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है वहां पे पहुंचो, तस्वीर खिंचाओ, लगाओ कि भाई हमने ये देखो रिबन काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना दिन का। तो आपने एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि हर बंदा ये चाह रहा है कि भाई शॉर्टकट कोई पकड़ो। और जैसा आपने बताया, आज ऐलान हो जाए कि भाई सब आ जाओ, जो पहले 10,000 आदमी आ जाएंगे वो इमिग्रेशन में हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, शारद फैसल आपकी ब्लॉक हो जानी है, कराची के वाले से बात करो, गेम गेम ओवर हो जाना है। तो मोहर्रिक का मेरा हमारा मामला ये है कि एनालाइज करके इसको ये बताना कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्या वजह है, इसकी मैक्रो वजह क्या है, इसकी माइक्रो वजह क्या है। आपको इकोनॉमिक अपने इंडिकेटर सीधे करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में। ऐसे तो नहीं चलेगा जैसे जी। आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 40 से 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, 7.2 की अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, ठीक है। और इस तरीके से आप कुछ और एक्सचेंज रेट आपका बद से बदतर होता चले जा रहा है। अब आप बोलो आवाम क्या करेगी अगर इमिग्रेशन की तरफ नहीं जाए या जाके कहीं बाहर जी। जाके काम ना करे तो? क्योंकि उसके एंड मींस जो मीट नहीं हो रहे हैं, जो उसके एंड है वो मीट नहीं हो रहे हैं भाई, वो कैसे करेगा? यानी इस महंगाई में तो वो कर नहीं सकता। और आखिरी बात करूंगा, पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कल्प्रिट है। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, वो अपने सेल्स में तो रिसीव कर लेते हैं वो पैसे महंगाई वाले, लेकिन उसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज तक। तो जब वो जी। पास ऑन नहीं करेंगे एम्प्लॉयज तक, तो वो बेचारा कॉप अप नहीं कर पा रहा, कि मतलब महंगाई इधर जा रही है और उसकी तनख्वाह उस हिसाब से उसको मैच नहीं कर पा रही है। ये बात समझे, मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ नहीं है। मोर देन 90% 5% ऑफ आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, उसका हिस्सा है। 4 से 5% मुश्किल से गवर्नमेंट है। और वो भी आपको पता है, गवर्नमेंट का तो छोड़ दें, उनके तो मजे ही है। 95% में ये है कि उसकी बेचारी की तनख्वाह ही नहीं बढ़ाते हैं, और वो फिर तनख्वाह जब नहीं बढ़ती है उसकी, और इतने सख्त आवर्स में वो काम करता है, तो उसके पास सोचने समझने का टाइम भी नहीं है। वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या जी। अपना ग्रोथ की बात करेगा? वो एक रूटीन में सुबह शाम के लगा हुआ है, और वो चले जा रहे हो बोल रहे बस। और फिर आप किसी से पूछो तो वो कहता है बस हाँ यार, बस गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत रेजिलियंट अवाम है, मैं आपको बताऊं, जी। हमारी अवाम बहुत रेजिलियंट है। यूरोपियंस पे इसमें इस दो तरह राय की नहीं। यूरोपियंस पे इस तरह की कंडीशन आप एक महीने के लिए इम्पोज करके देखें, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ। एक महीने के लिए, जहाँ बिजली, पानी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना हुआ हो, रोड ना हो, फिर उसके ऊपर आप ई चालान लगा दें उसके ऊपर बच्चे पे, जबकि उसके बाद रोड ही नहीं बना हुआ सही से। और ठीक है, ये कर दें आप उसको, पढ़ाई उसने खुद करनी है, अगर करनी है तो प्राइवेट अपनी तो। ऐसे कंडीशन में आप किसी भी वेस्टर्नर को एक महीना रख के देखो, और फिर जी। देख लो वो क्या होता है। आपने शदीद प्रेशर कुकर की सिचुएशन में रखा हुआ है अपनी आवाम को, और उसके ऊपर एक तो खुद उसको कुछ नहीं देते हो, और फिर बेचारा जब बाहर जाता है
तो इमिग्रेशन की विंडो पे भी रोक लेते हो और ऑफलोड कर लेते हो उसको। यानी वो जाए तो, आप एक मिनट के लिए सोचो अमर, जाए तो जाए कहाँ बंदा? यानी एक एक बंदे ने बेचारे ने मुश्किल करके सब कुछ किया, और उसको फिर आखिर में भी अगर आप बोलो चलो बेटा वापस आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सर आप वहां पर ग्राउंड पे मुझे मैसर कर देंगे सहूलतें? नहीं, वो तो होंगी जब होंगी। अब जी। वो होंगी ना होंगी में मेरे भी बाल सफेद होना शुरू हो गए, ठीक है। और ये सुनते सुनते कि हो जाएंगी, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि अमर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब होगा तो मैं बोल दूंगा हो गया भाई, लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ है, नॉट येट।